राजस्थानी भाषा टॉपिक चल रहा था, तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे धीरे 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 धीरे। अभी कौन सा आपका एग्जाम सर पे आ गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। देखो बच्चों, राजस्थानी भाषा की कुछ चीजें पढ़ी, अब हम राजस्थानी भाषा की ओर प्रवेश करते हैं। आज जो चीजें हम पढ़ेंगे वो लगभग रटने वाली है, तो साथ साथ में आप लिखते जाएं, मैं लिखाता जाऊंगा। सबसे पहले जो मेन भाषा थी ना बच्चों, वो थी संस्कृत। इस बात को सब जानते हैं, सभी भाषाओं की जननी कौन है? वो हमारी संस्कृत भाषा है। क्या लिखो? संस्कृत। सॉरी, कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। शुरू में कौन सी संस्कृत चलती थी? वैदिक संस्कृत चलती थी। जो वैदिक काल में ये जो दो भाषाओं मिलती है शुरुआत में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब जो वेदों के अंदर थी वो बोली नहीं जाती थी, लोग जो बोलते थे वो दूसरी थोड़े से प्रकार भिन्न था। वैदिक संस्कृत लोग बोलते थे वो लौकिक संस्कृत। विद्वान भी यही मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व तक जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो वैदिक संस्कृत भाषा थी, यानी वैदिक काल की भाषा। इसके बाद जो भाषा आई वो भाषा फिर कौन सी आई? इसके बाद जो भाषा आई वो फिर पहले वैदिक भाषा थी, फिर लौकिक भाषा आई। फिर एक काल शुरू होता है प्राकृत काल। यहां से कोई विशेष नहीं है, ये थोड़ा सा भूमिका है, बाद में आप मेन ग्रंथ, क्योंकि आपका साहित्य लगता है तो वो पढ़ते जाना। देखिए, ये जो काल आया प्राकृत काल, उसमें भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों ने जो उपदेश दिए थे वो इसी समय दिए थे, यानी अपने धर्म का जो प्रचार किया था वो इसी समय से किया। ये भाषा भी कई चरणों में गुजरी, क्योंकि भाषा जो है वो लुढ़कते लुढ़कते घिसती घिसती अपरस होती होती आप तक पहुंचती है, और भाषा फिर कोई ना कोई नई भाषा बनती गई। और जब नई भाषा बनी तो कुछ विद्वानों ने उस भाषा का नाम जो है वो प्राकृत नाम दे दिया था, यानी फिर आई पाली भाषा। पाली भाषा प्रथम प्राकृत कह सकते हैं हम इसे। ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। पाली भाषा का विकास काल जो 500 ईसा पूर्व से फिर आता है अपभ्रंश भाषा। बता दिए, बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश भाषा, क्योंकि भाषा में बहुत सारी भाषा मिलती जाएगी और बिगड़ती जाएगी। तीसरा प्राकृत काल है, अपभ्रंश भाषा है। थोड़ा सा समझो आराम से, ये विकास काल है जो बड़ा टफ होता है। ये 500 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक माना गया है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय जो माना गया है वो ये समय माना गया। इसे हम ग्रामीण भाषा भी कह सकते हैं, देसी भाषा भी कह सकते हैं, अमीरी भाषा भी कह सकते हैं। भाषा जो है के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी में एक विद्वान था चंड, उसने किया था। भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चंड ने किया। बहुत बढ़िया काम करे चंड जी थे। चलो देखो, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपके आराम से देखो। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना, बाकी चीज जरूरी नहीं है। सबसे पहले बच्चों आई वैदिक संस्कृत। बोले हाँ गुरुजी, सबसे पहले वैदिक आएगी। वैदिक संस्कृत बाद में लोग प्रयोग करी तो अपने नाम बन गयो के लौकिक संस्कृत। यानी वैदिक संस्कृत के बाद में कौन सी संस्कृत बनी बच्चों? फिर बनी लौकिक संस्कृत बनी। उसके बाद में बनी प्राकृत भाषाएं। प्राकृत भाषाएं, बिल्कुल सर, प्राकृत भाषाएं बनी। इस भाषा के 3 रूप हो गए प्राकृत के, आपको 3 बताए थे अभी, लेकिन डायग्राम में अच्छा समझ में आएगा। कौन कौन सी? एक तो पाली, पाली, प्राकृत दूसरी, और तीसरी अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और मराठी। मराठी यानी ये बता दिया मैं, अरे अपभ्रंश, मराठी तो अपभ्रंश को प्रकार है। यानी ये भाषा प्राकृत 3 रूपों में टूटी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। मैंने ये ध्यान रखना है। अब आगे जो भाषा टूटेगी, जो हमें मिलेगी, वो भाषा कौन सी है? वो अपभ्रंश भाषा ही टूटकर हमें मिलेगी। अपभ्रंश भाषा आगे कौन कौन सी में टूटी? एक तो राजस्थानी में टूटी, यानी राजस्थानी किससे निकली है? अपभ्रंश। मेन चीज यही है, यही पहले वीडियो में, यही दूसरे वीडियो में बात है। फिर बनी गुजराती, और तीसरी बनी मराठी।
अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती और मराठी 3 भाषाएं बनी। अब हम आगे जो भाषाएं पढ़ेंगे वो राजस्थानी का प्रकार है। सर कौन कौन से प्रकार है? जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, ढूढ़ाड़ी है, हाड़ौती है, मालवी है, रागड़ी है, निमाड़ी है। ए सारी की सारी आपने राजस्थानी भाषा जकान विशेष रूप पर पढ़ाना कि मारवाड़ी गठर, मेवाड़ी गठर, ढूढ़ाड़ी गठर, हाड़ौती गठर, शेखावाटी गठर, कुंसी गठर, ऐसे राजस्थानी की ही प्रकार है। यानी राजस्थानी भाषा किससे निकली? मेन चीज ये कि ये सर अपभ्रंश से निकली। मारे याद हो गए थे, माथा पची और ना करो, आगे चलो। ठीक है, अब आपके एक टॉपिक जो दे रखा है रीट में, वो दे रखा है राजस्थान साहित्य। यानी आपको दिया है कि राजस्थान साहित्य कौन लिखियो और के लिखियो, वो एक एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो आगे का जो टॉपिक है वो राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन, ये टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके दे रखा है। यानी साहित्य जो होता है वो प्राचीन समय में कौन सा लिखा गया, बीच में कौन सा लिखा, आधुनिक कौन सा लिखा है। यानी राजस्थानी भाषा साहित्य आपको पूछेगा, राजस्थानी किसी कवि के बारे में पूछेगा या इसकी उसकी कोई किताब के बारे में पूछेगा। तो राजस्थान साहित्य का हम काल विभाजन करेंगे। हम एक साथ न पढ़ के इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे कि प्राचीन ग्रंथ कौन से थे, मध्य ग्रंथ कौन से थे और आधुनिक ग्रंथ कौन से थे। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ते तो प्राचीन समय में जितना भी राजस्थान साहित्य लिखा गया वो लगभग जैनों द्वारा लिखा गया। बिल्कुल गुरुजी, बात सही है। राजस्थानी हम तो पुराने टाइम में जैना ही लिखे हो राजस्थानी साहित्य, जो पहली पोत लिखी होगी राजस्थानी भाषा में। राजस्थान और गुजरात की पहली एक सी भाषा जिसे मारू गुजरी कहा जाता था। मारू गुजरी, यानी राजस्थान और गुजरात की एक ही भाषा थी जिसे मारू गुजरी कहा जाता था। मध्यकाल आते आते, बीच का समय जो थोड़े दिनों बाद आते आते, राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाएं स्वतंत्र होके अलग हो गई। अब हम पढ़ेंगे, आपको बताया हम समझ में आ रही है नहीं बात थारे। मैं था ना बच्चों टाबरो, यहाँ थे टाबरो को मास्टर होते, तो मास्टरों मैं था बता रही हूं कि राजस्थानी साहित्य कद कद लिखोगे, कौन कौन लिखे, या तो ये साथ में बता दो ओ आ किताब अन लिखी, एक तो सीधो। लेकिन हमारे जब टॉपिक स्पेशल लगाए तो हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ काल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, मध्य में कौन सा लिखा गया, आधुनिक में कौन। तो सबसे पहले, अब तो आप साथ साथ में हेडिंग डालते जाओगे, साथ साथ में लिखते जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक लगता है। ऊपर हेडिंग राजस्थानी साहित्य और सबसे पहले है प्रारंभ काल। यानी प्रारंभ काल में कौन सो साहित्य, कौन सी किताब और कौन कौन लिखी। सर वो काल कद्दू कद है, वो सम्मत 1100 लेगी और सम्मत 1500 तक है। लगभग सम्मत 1100 से 1500 तक ये प्रारंभिक काल है। बहुत बाद में राजस्थानी भाषा बनी है, आप ईस्वी से हम नहीं लेके चल सके। लगभग जो उत्साह में आते हैं वो क्या करते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रारंभिक काल जो मानते हैं वो जैन मुनि उद्योधन सूरी, ये नाम ध्यान रखना, जैन मुनि है उद्योधन सूरी, जैन मुनि उद्योधन सूरी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जिसका नाम है कुवेले माला, कुवेले नाम कुवेले माला, यार देख लिए गलत भी हो उसके, कुवेले माला, ये कि कुवेले माला, ओ ले को नहीं बीच में गायब करते। कुछ उत्साही लोग जल्दबाजी में ये माने बे आके राजस्थानी भाषा की जिसकी शुरुआत हुई बा जैन मुनि उद्योधन सूरी को प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सो कुवेले माला, 2-3 बार बोलो थारे, यहीं से राजस्थानी भाषा लिखनी शुरू हुई और राजस्थानी भाषा को पहलो ग्रंथ वही मानी जाए। तो गुरुजी ओ कद लिखेड़ो है, वो ग्रंथ लगभग 778 ईस्वी को यूं पहली को लिखेड़ो है। यहीं से राजस्थानी भाषा की शुरुआत मानी जाती है, पहला ग्रंथ यही माना जाता है। और इसकी रचना जो हुई थी बच्चों वो हुई थी जालोर। तो आ बात तो थाने याद करनी ही करनी पड़ेगी। राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ कुवेले किंग वो है उद्योधन सूरी को, कद को है 778 ईस्वी को। अब देखो एक और व्यक्ति है जिसका नाम है वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी, साथ साथ लिखता जाइयो, समझनो किमी को नहीं रट्टा मारना है हमें, नए लगाए टॉपिक है। कौन है? वज्रसेन सूरी।
इसने एक ग्रंथ लिखा था भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर स्वाहा। वधु को आगे लाइए। वज्रसेन सूर्यन भारतेश्वर बाहुबली घोर। ये पुरानी राजस्थानी भाषा का ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम रचनाओं में से माना जाता है। राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचनाओं में से एक रचना है। तो पैलड़ी कौन सी? पैलड़ी भी है। इंगमा लगभग 46 पद है, वीर रस और शांत रस दोनों आएडा इंगमा। इंगो रचना काल जो है वो 1178 ईस्वी है। तो कुछ विद्वान तो कह ना 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 थे लड़ाई नागरो पहलो ग्रंथ ओ है, कुछ कह है यार 1167 778 में पहलो ग्रंथ हो है। तो दोनों आपस में ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन देख के कर दियो, क्योंकि लड़ाई दंगा होता ही रहे तो ज्यादा सही फिर कोई मान लेगा। उद्योधन सूरी। दूसरो ग्रंथ कह दियो कौन सो? वज्रसेन सूरी का भारतेश्वर बाहुबली घोर। याद रह जैसी इतनी बात रह जैसी। इसमें क्या है सर? भारतेश्वर बाहुबली। बाहुबली नाम आज थोड़ी एड पहली गए। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली के बीच के घनघोर युद्ध का वर्णन है। घनघोर बारिश नहीं, घनघोर युद्ध का वर्णन है। भरत और बाहुबली की कथा को लेकर रचा गया ग्रंथ और भी है एक, उसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास। मैं नाम ही खाता लिखू मन बेरे थारो लिखी जगह ते नोट्स बनाओ तो मैं बोल पे खाता सागल। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना जो की है वो की तो वज्रसेन सूरी को ये एक पटधर बनी करी के नाम शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी यानी टाबरू वज्रसेन सूरी शालीभद्र सूरी का कथा हुआ में मान लियो। इसने तो लिखा है भारतेश्वर बाहुबली घोर और इसने लिखा है भारतेश्वर बाहुबली रास। दोनों ग्रंथ ध्यान रखियो, न्यारे न्यारा आदमी का लिखे वो पूछ रहे हो कि देख लियो। भारतेश्वर बाहुबली घोर ये वज्रसेन सूरी का है और भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालीभद्र सूरी का है। रास है शालीभद्र और कोई तरीको को नहीं। ओ कद लिखेड़ो गुरु जी? ओ लिखेड़ो है 1184 ईस्वी। लिखता जाओ साथ साथ में। इसमें कितना पद है गुरु जी? इनमें 203 पद है। ठीक है, ठीक है। अब आप करांगा प्राचीन टेम का पुरानिया ले रहा, फिर बीच का लेंगा राइटर, फिर आधुनिक का लेंगा। अभी हम प्राचीन राइटर ले रहे हैं। तो बच्चों इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये चीजें आपको रटनी है। कौन सा ग्रंथ किसने लिखा तो आप लिखते जाइए, साथ साथ मैं लिखाता जाता हूं ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। जैन साहित्यकार सबसे पहले हम लेंगे, प्राचीन समय के जैन साहित्यकार, क्योंकि लगभग प्राचीन साहित्यकार है जैन साहित्यकार ही है। तो सबसे पहले हम लेंगे जैन साहित्यकार। सबसे पहले उसी व्यक्ति का नाम लेंगे वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी है क्या? ये जैन है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। कौन सी रचना की? पहले लिख लिया, दोबारा लिखो तो दोबारा। भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर इसकी रचना की है। ठीक है, जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम। बस इतनी बात। दूसरा है फिर शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी। अभी हम प्राचीन ग्रंथ उठा रहे, फिर आधुनिक उठाएंगे फिर। और जो राजस्थानी भाषा से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बाकी रीट में जोड़ा है तो उनके लिए तो है ही। देखिए इसने क्या लिखा? इसने भारतेश्वर बाहुबली घोर लिखा। रचना है इसकी भारतेश्वर बाहुबली रास, क्योंकि सूरी है तो रास ग्रंथ लिखिए। ठीक है गुरुजी, याद रहे। ये राजस्थानी भाषा का प्रथम रास माना जाता है। रास और रासो समझोगे, विस्तृत चर्चा कभी फिर करांगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम रास है, भाषा का प्रथम रास। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ये राजस्थानी भाषा का प्रथम रास माना गया। सर कदगी है। इसका रचना काल जो लगभग आपको बताया 1184 है। 1184 ईस्वी के आसपास का ये ग्रंथ है। ठीक है, कैसा है? ये वीर रस है। बाहुबली नाम आ रहे तो वीर रस ही को सीधे। शालीभद्र सूरी नाम से बच्चों
एक अन्य कवि भी हुआ है जिसने पंच पांडरास लिखा था। नोट लगा के एक लाइन लिखो, राजस्थानी से जो गहन तैयारी करना चाहते हैं वो, कि शालीभद्र सूरी नाम का एक अन्य कवि हुआ था, नोट लगा के लिखो, जिसने पंच पांडरास लिखा था, जिसने पंच पांडरास लिखा था। नोट लगा के लिख लेना इस चीज को। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे की ओर। अगला है धर्म या धम। धम या धर्म, सर ये क्या है? ये वो धर्म को नहीं है, आदमी को नाम है वो, धम है, धम कवि है वो। इसने क्या लिखा? स्तूली भद्र रास रचना, सब राजस्थान की रचना है, जिन्हें स्तूली भद्र रास की रचना की थी। बस लिखते जाओ, इसमें समझना कुछ नहीं। सर इसका रचनाकाल कितना है? ये लगभग 1209 की है, 1209 ईस्वी। बस कवि है, लिखते जाओ, इनको बार बार पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। फिर है कवि आसीगु, अगलो कवि है कवि आसीगु। एक एक लाइन है, लिखते जाओ। इसने दो रचनाएं लिखी थी, एक तो जीव दया, कवि आसीगु ने दो रचनाएं लिखी, एक तो जीव दया, दूसरी चंदन बाला रास, यानी रचना जीव दया वह चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। ठीक है, लिखता जाओ। सर इसमें क्या है, ऐसी क्या रचना है? कवि ने सती हुई थी एक चंदन बाला, और उसकी चंदन बाला और उसकी तरफ से भगवान, सती मानी गई है बड़ी है, भगवान महावीर को दिए गए आहार, भगवान महावीर को खाना पीना आहार दिया था, उससे संबंधित इसमें वक्तव्य है। सती का मतलब पतिव्रता। इन्होंने स्त्री समाज की चारित्रिक पवित्रता, नारी सम्मान, उपदेश, अत्याचार का दमन, क्योंकि जैन लिख रहे हैं तो महावीर स्वामी से संबंधित बातें, विषयों का उल्लेख किया गया चंदन बाला रास के अंदर। किसने लिखी है ये? कवि आसीगु, चंदन बाला रास कवि आसीगु। अगलो है फिर जिन कुसूरी, जिन कुसूरी। बस लिखते जाओ, जल्दी जल्दी उतारते जाओ, नोट्स तैयार होते जाओ। देखो इन्होंने, किन्होंने? जीन कुसूरी ने। देखो जीन कुसूरी ने जीन चंद्र सूरी फागु, जीन चंद्र सूरी फागु, जीन चंद्र सूरी फागु, वह, या और लिखो जो भी है, विनय चंद्र सूरी चतुसप्तिका, इसे नाम है। देखो इन्होंने जीन चंद्र सूरी फागु व विनय चंद्र सूरी चंद्र सूरी चतुसप्तिका ग्रंथ लिखा। देखो की रचना की। ये जो पहली रचना है वो पाटन में लिखी गई थी, गुजरात में। रचनाकार सर कब किए? लगभग 1320 के लम्बे। तो इसका शासन काल मत याद, बस इतना याद करना आपको, क्योंकि आपको साहित्य पूछ रहा है तो वो सिर्फ यही पूछेगा कि ये रचना किसने लिखी, बस इतना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी आपको। अगलो लिखो। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपके नोट से आपके तैयार हो जाएंगे, बस बार बार इनको पढ़ते जाना। अगला है विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। ठीक है, लिखो। इन्होंने एक रचना लिखी थी, फेमस रचना है वो रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास, यानी रचना इनकी रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास, इनकी रचना रेवंतगिरी। रचनाकार लगभग है इनका संवत के अंदर है 1288, तो 57 घटा दो, लगभग कितना आएगा उतने समय के। लिखो आगे। अगलो राइटर लिखो। ये सारे प्राचीन जैन राइटर है, ये सारे के सारे। सुमति गणी, सुमति गणी नेक्स्ट राइटर है, सुमति गणी। साथ साथ लिखते जाओ आप, समझाने वाली बातें नहीं है बच्चों इसमें। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? नेमिनाथ रास, यानी रचना फेमस है ये, नेमिनाथ रास। नेमिनाथ जी जो हुए ना वही, ये राजस्थान की है सुमति गणी। रचनाकार लगभग इनका है 1270, जिसमें से 57 घटा दो, कितने बचे?
ये राजस्थानी भाषा के अंदर आप समझ तो रहे हो क्या करवा रहा हूं कि गोड़ नेवजिया करवान के लिए उग्रसेन की एक लड़की थी राजू को रोती हुई छोड़कर नेमिनाथ जो है वो वितरागी हो गए थे। जैन तीर्थंकर है ये। विवाह की संपूर्ण कथा को कवि ने बड़े ही बढ़िया और जन भाषा में इसके अंदर लिखा है। किस रचना के अंदर? नेमिनाथ रास जो लिखा था सुमति गणी नामक कवि ने। ठीक है, ये जो छंद है इसमें दुहड़ छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था, जो कि उनका प्रिय छंद माना गया है। कौन सी रचना? नेमिनाथ रसा। लिखो अगलो है जीन दत्त सूरी। अगला कवि है जीन दत्त पन्नो या मार दी एक कर दी हत्या दत्त सूरी। तू आप बावड़ी अटघट फिर अगलो लिखो जीन दत्त सूरी। इन्होंने क्या किया? क्या रचना लिखी? चरचरी। इतना फेमस तो नहीं है, लिखो तो लिख लो। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास लिख लो। काल स्वरूप, काल स्वरूप ऐसे करके एक रचना और भी है इनकी, पूरा नाम मुझे नहीं ध्यान। ये 2 रचनाएं लिख लो यार, इतना डीपली कौन पूछेगा आपसे पूरा। मुझे भी तीसरी रचना, 3 रचनाएं वैसे इनकी, 2 ही याद है मुझे। चलो नेक्स्ट लिखो। अगला है राजशेखर सूरी। अगलो है राजशेखर सूरी। राजशेखर सूरी लिखो। इन्होंने जो नेमिनाथ से संबंधित रचनाएं लिखी है जिसका नाम है नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु जैन है तो जैन गुरुओं के प्रति लिखेंगे। अगला है पलहण। पलहण लिखो। इन्होंने लिखा था नेमिनाथ 12 मासा। नेमिनाथ 12 मासा है तो डीपली, लेकिन कोई बात नहीं है, नोट्स परिपूर्ण होने चाहिए। क्या पता आगे राजस्थानी भाषा से आप एमए करो और करो। और एक रचना है आसरास। 2 रचनाएं हैं इनकी, लिखो। ये नेमिनाथ जी जो है वो 22वें तीर्थंकर है जैन धर्म में। ये महाराजा है समुद्र विजय, उनके पुत्र थे नेमिनाथ। इनका विवाह जो है वो उग्रसेन की पुत्री राजमती से होना तय हुआ था। ठीक है, चलो लिखो। नेक्स्ट राइटर है सोममूर्ति। नेक्स्ट राइटर है सोममूर्ति। सोममूर्ति लिखो। इन्होंने लिखो, इन्होंने जिनेश्वर सूरी, इन्होंने जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन। जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन करो तो कर लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं। जीन प्रबोध चंद्र सूरी भी लिखा था। जीन प्रमोद सूरी चरचरी लिखा था। हेलो, एक कवि भी बड़ा फेमस था राजस्थानी भाषा में जिसका नाम था माणिक्य चंद्र सूरी। क्योंकि आपने नाम पहली बार सुने मन बेरो है, क्योंकि राजस्थानी भाषा जोड़ी पहली बार है। ये मेरुतुंग के शिष्य थे माणिक्य चंद्र सूरी। राजस्थानी भाषा में बड़े ही अग्रगण्य कवि माने गए हैं। मल्ल सुंदरी की कथा, पृथ्वीराज चरित्र है, 70 भेदी है, पूजा कथा है, चतुर्पूर्वी है, कई रचनाएं इनकी है। पृथ्वीराज वागविलास नाम की इन्होंने एक वचनिका भी लिखी थी, इन्हीं की लिखी, पृथ्वीराज वागविलास। पृथ्वीराज वागविलास जो गद्य शैली के अंदर है लिखी थी। और वो जो रचना है, एक लाइन लिखो इनकी, देखो माणिक्य चंद्र सूरी की एक लाइन लिखो। इन्होंने पृथ्वीराज वागविलास, इन्होंने पृथ्वीराज वागविलास वचनिका गद्य शैली में लिखी। ये राजस्थानी काव्य में कलात्मक गद्य का प्रथम उदाहरण है। कलात्मक गद्य का प्रथम उदाहरण। ये तो बच्चों थे जैन कवि प्राचीन समय के।
अब जो जैन नहीं है वो, यानी जैनेतर कवि, अब हेडिंग डालो जैनेतर कवि, यानी जो कवि प्राचीन है लेकिन जैन नहीं है, उन कवियों के बारे में हम वर्णन पढ़ते हैं। ये ज्यादा नहीं है क्योंकि आपको बताया था पहले कि ज्यादातर कवि कौन से हुए हैं, जैन कवि ही ज्यादातर हुए हैं। पहला जो बड़ा ही फेमस है, रटी लेना, सारंगधर, सबका नाम सुना हुआ है ये, सारंगधर, जोधराज, सबका सुना हुआ है ए टू जेड का। इन्होंने क्या लिखा, सारंगधर संहिता व सारंगधर पद्धति, ये तो है संस्कृत कृति इनकी लिखी हुई। और क्या लिखा, हमीर रासो और हमीर काव्य, जिसे आप पढ़ते हो ना हमीर रासो वह हमीर काव्य, ये दोनों रचनाएं इन्हीं की लिखी हुई है। राजस्थान लोक भाषा में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है कि हमीर रासो किसने लिखा, सारंगधर ने लिखा था। बाकी पूर्णतः बेरो को कौन लिखियो, जो कई कहते जोधराज लिखियो, तो दोनों ही नाम ध्यान रखियो कि हमीर रासो, सारंगधर या जोधराज ने लिखा। फिर एक बड़ा ही फेमस दूसरा कवि हुआ है जिसका नाम है असाइत, प्राचीन कवि है जो जैन कवि नहीं है। ये वैसे सिद्धपुर का निवासी था। इनकी करती है हंसावली, असाइत की रचना है हंसावली, लगभग संवत 1427 की ये प्रेम प्रधान रचना है। हंसना हमारे तो प्रेम प्रधान होगी। फिर चलो इसमें मैंने याद रखने वाली एक सारंगधर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और असाइत कवि भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ है राजस्थानी भाषा के अंदर। फिर अगला कवि जो है वो है श्रीधर, श्रीधर कवि लिखो। ये जो है वो इड्र का एक राजा था, रणबल, अपने वाला नहीं, इड्र का रणबल, उनके आश्रित कवि थे कौन, श्रीधर। इन्होंने रणमल छंद व सप्तसदी, रणमल छंद व सप्तसदी, कवित भागवत भी है इनकी एक रचना, कवित भागवत, ये दो याद कर लेना थोड़ी सी। रणमल छंद की जो भाषा है ना वो है अवहट, रणमल छंद की भाषा जो अवट। नेक्स्ट कवि बहुत फेमस कवि है, ये सारे फेमस कवि है भाई। नेक्स्ट जो कवि है सबका नाम सुना हुआ है, नरपति नालय, बहुत फेमस है, ये भी राजस्थानी भाषा का है। क्या लिखा था, बीसल देव रासो लिखा था। सरकोण बीसल देव जो पृथ्वीराज चौहान से पहले हुआ था, जिसने दिल्ली तक अधिकार किया था। भारत की राजधानी कभी अजमेर इसके समय रही थी बीसल देव के समय। वही बीसल देव जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नरपति नालय की रचना बहुत फेमस है, रट्टो मार लियो। नेक्स्ट रचनाकार, नेक्स्ट रचनाकार का नाम है दलपत विजय, दलपत विजय। दलपत विजय लिखो। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है खुमान रासो, एरट्रा मार लिए, सारा इंपोर्टेंट है। खुमान रासो किसने लिखा था, दलपत विजय। खुमान रासो ये जो रचना है वो कौन सी भाषा के अंदर है, पिंगल है, तो राजस्थानी पिंगल है। ये बहुत फेमस रचना है टाबरो। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह, बप्पा रावल, मेवाड़ के राजाओं का वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण है खुमान रासो दलपत विजय, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। अगला है नल सिंह, ये सारे इंपोर्टेंट है भाई। नल सिंह, नल सिंह लिखो। इसने विजयपाल रासो लिखा, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो लिखो। सर इसकी भाषा, इसकी भी पिंगली है, पूछ लेते हैं भाषा। 11वीं शताब्दी में करौली का एक शासक हुआ था विजयपाल, बड़ा ही कहते हैं कि प्रतापी राजा था। करौली, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र पर उसका अधिकार था। पाल जो है वो यादवों के लगता है, तो ये करौली का शासक रहा है। अगलो है बादर या ढाडी, बादर ढाडी। सर इसने लिखा, हाँ इसने वीर मायण का रचना की थी। ये सारे इंपोर्टेंट है भाई, सारों को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना।
और अंतिम कह सकते हैं, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कवि है प्राचीन का, जिसका नाम है चंद्रवरदाई। किसके समकालीन बताया जाता है? ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक थाल जन्म एक थाल मरण, यानी एक साथ जन्मे थे ये और एक साथ ही मरे थे ये, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई। इन्होंने जो रचना की थी वो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, बहुत फेमस ग्रंथ है। ध्यान रहे, पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक का लिखा हुआ है, रासो इसका लिखा हुआ है, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद है, गुणेतर सर्ग है, 68 प्रकार के छंद, गुणेतर सर्ग। चंद्रवरदाई बड़ा विद्वान था, इसमें सर्वाधिक छप्पे छंद का प्रयोग किया गया, इसीलिए चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा भी कहा जाता है। लास्ट में इस ग्रंथ को पूरा इनके पुत्र ने किया था, इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तक दे जलहन चले नृप काज। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य कह सकते हैं, जिसमें 1,00,000 छंद है इसके अंदर। गुणेतर प्रकार के 68 प्रकार के छंद, गुणेतर सर्ग, 1,00,000 छंद बताए गए। भाषा कौन सी है पृथ्वीराज रासो की? पिंगल। प्राचीन समय का कवि हो गया ये पिंगल, मुख्यतः पिंगल है। और सर्वाधिक कौन से छंद? छप्पे छंद, इसलिए छप्पे का राजा। लास्ट कवि है शिवदास गाडस। और बाकी पृथ्वीराज की डिटेल चाहे पूरे दिन पढ़ते रहो, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। अगला है शिवदास गाडस। बहुत फेमस है भाई शिवदास गाडस भी। क्या लिखा था? अंचल दास खिचीरी वचनिका, प्राचीन कवि हो गए ये भी। अचल दास खिचीरी वचनिका, अंचल दास खिचीरी वचनिका। ये गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचना है। भाषा जो इसकी है वो डिंगल है, ये ध्यान रखना। अचलदास खिचीरी वचनिका की भाषा क्या है? डिंगल। ये एक जो है होशंग शाह के समय गागरोन में खिंची राजा अचलदास के बीच के युद्ध का वर्णन है, अचलदास खिचीरी वचना। ये युद्ध संमत लगभग 1485 के लमसम बताया जाता आसपास, और अचलदास खिंची इसमें मारे गए थे। एक दो कवि और पढ़ोगे आगे, क्या टाइम हो गया? 1 घंटा वीडियो थोड़ी हो गया। चलो 2-3 कवि और है, लिख ही लो, फिर शॉर्ट में लिख लो। लिखो, अगलो कवि है किलोल। छोटी छोटी बातें हैं, बस रचना याद करनी है, था तो रचना ही लागे सिर पे। कवि किलोल। लिखो, कवि कल्लोल। सबको पता है, ढोला मारूरा दुआ लिखा, ढोला मारूरी रचना, ढोला मारूरा दुआ, बस किन कौन विरोधी है? टब टब ने बेरा कवि कल्लोल। राजस्थान की धड़कन को समझा है, राजस्थान को समझा है कवि कल्लोल ने। जीवन की गहराइयों में डूब गए, ऐसा वर्णन किया है उन्होंने ढोला मारूरा दुआ में कि आप पढ़ोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। रियल जो बातें ढोला मारू प्रेम प्रधान है, कभी फुर्सत में जिक्र करेंगे, अभी इतना ही पढ़ लो। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल के लिखे हुए। अगला है कवि भीम। लिखो, इसने लिखा था सद्यवत्स चरित्र, सद्यवत्स चरित्र, बस इतना याद कर लो। उज्जैनी की कोई राजा और उससे संबंधित कहानी है, तो इतना डीपली क्या पूछेंगे। अगला है भंडारी। याद करो, भंडरी है, कोई विशेष बात नहीं है उनकी। अब आगे क्या पढ़ना है? अब हम आगे की मध्यकाल की, फिर आधुनिक काल की रचना। प्राचीन रचनाएं पढ़ ली, आपको इतना याद करना है कौन सी रचना किसने लिखी। ओके, थैंक यू।